दोस्तों इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सिर्फ 1 देखेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए तथा उसकी आय उत्पादन व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर हमें पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा देनी है और उसके बाद आय या फिर उत्पादन या व्यय विधि की व्याख्या करनी है। इसके अंदर क्या है, तीनों में से एक विधि की व्याख्या करने के लिए बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होता है। इसको पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय मूल रूप से उन सभी वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा के रूप में माप है जो सामान्यतः देश में रहने वाले लोगों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित की जाती है। यानी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के रूप में माप है जो कि किसी देश के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा उत्पादित की जाती है। अब राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट जो है आय विधि। आय विधि क्या होती है, इसके लिए अब ये डेफिनेशन लिखेंगे। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान के रूप में मापा जाता है। यानी कि ये जो कारक के स्वामी होते हैं, कारक क्या होते हैं, जो हमारे भूमि के मालिक होते हैं, भूमि पूंजी श्रम उद्यम, ये जो होता है हमारे कारक होते हैं, इनके जो स्वामी होते हैं उनको इसके बदले में जैसे ज़मीन है तो उसके बदले लगान मिलता है, अगर कोई पूंजी पैसे हैं तो उसके बदले ब्याज मिलता है, और श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है। तो ये इनकम जो मिलती है, इन सबको हम जोड़ के जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमारी आय विधि कहलाती है। इसके अंदर जो कारक आय का वर्गीकरण, कौन कौन से कारक आए हैं यहाँ पे वर्गीकरण किया गया। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो कर्मचारियों मेहनत करते हैं, कर्मचारी जो वर्कर्स होते हैं, उनके बदले में उन्हें जैसे क्या मिलता है, नगद मजदूरी तथा वेतन मिलता है, यानी सैलरी मिलती है। किस्म के रूप में भुगतान, यानी कई सारे किस्म के होते हैं जो कि गिफ्ट कह सकते हैं। इसके अंदर उनकी सेवा के बदले जो मिलता है ये हमारी किस्म के रूप में भुगतान आता है। हमें नियोजकों का योगदान, यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए नियोजक जो होते हैं वर्कर्स को कुछ भुगतान करते हैं, उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि जब रिटायर होने के बाद भी जो हमारे पैसे मिलते हैं वो हमारी सेवानिवृत्ति पेंशन कहलाती है। इसका जो सेकंड पॉइंट है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष के अंदर ऐसी जो इनकम मिलती है, जैसे कई पूंजी होती है हमारी, जैसे कि ज़मीन कोई पुरानी पड़ी हुई है तो उसको हम उसके बदले हमें लगान मिल जाता है और ब्याज मिलता है। कोई हमारे पैसे हैं तो उसके बदले, और कोई हम जैसे सर्विस दे रहे होते हैं तो उसका जो हमें लाभ मिलता है वो सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती है। यहाँ पे लाभ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लाभांश और एक निगम लाभ कर और एक अवितरित लाभ। लाभांश जो होता है वो ऐसा होता है जो ऐसे लाभ होते हैं जो कि हमारे पार्टनर होते हैं किसी बिजनेस में, उन सब में बांट दिया जाता है, हमारा लाभांश कहलाता है। निगम लाभ कर एक टाइप का कर है जो सरकार को दिया जाता है। सी पॉइंट है हमारे अवितरित लाभ। ये जो ऐसे लाभ होते हैं जो कि वितरित नहीं किए जाते हैं, लोगों को बांटे नहीं जाते हैं, बल्कि खुद रख लिए जाते हैं। थर्ड यहाँ पॉइंट है मिश्रित आय। मिश्रित आय ऐसी आय होती हैं जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इसके अंदर खुद ही श्रम करते हैं और खुद की ज़मीन होती है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके बदले हमें कोई किसी को इनकम नहीं देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये जो इनकम होती है इसे अनुमान लगाकर इसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि फिर उसके बाद क्या किया जाता है, NDPFC निकल जाता है हमारा, ये सभी जोड़ने के बाद, और जब इसके अंदर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाती है। नेक्स्ट विधि है हमारी व्यय विधि। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में मापा जाता है। यानी कि एक लेखा वर्ष में जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो अंतिम वस्तुएं, यानी अंतिम वस्तुएं होती हैं पूरी तरीके बन के कंप्लीट तैयार रहती हैं, इसके अंदर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन पे जो हम व्यय करते हैं, इन सभी को जोड़ के जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो इस विधि को हम व्यय विधि कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसको निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं। पहला है अंतिम उपभोग व्यय। इसके अंदर क्या दो पॉइंट हैं। एक निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जो हम डेली अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों पर खर्च करते हैं पैसे, वो हमारे निजी अंतिम उपभोग व्यय कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, यानी जो सरकार कई सारी चीज़ों पे पैसे खर्च करती है, जैसे कि सैनिकों के लिए हथियारों पर खर्चा, और जैसे कई सारे स्कूल निर्माण में भी जो सरकार पैसे खर्च करती है, हमारे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये क्या है, एक टाइप का निवेश है। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, यानी कि ऐसी चीज़ों पर निवेश जो स्थायी पूंजी पे निवेश, जो हमारे जैसे कि
कई बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, कई सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ों पे निवेश जो होता है हमारा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर आता है। और जो स्टॉक में परिवर्तन, जब हम किसी कच्चे माल पे जब निवेश करते हैं तो हमारा स्टॉक में परिवर्तन के अंदर आता है। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात ऐसा होता है कि जब हमारे देश के द्वारा कोई निर्यात किया जाता है और जो विदेशों से आयात किया जाता है, उन दोनों को माइनस करने के बाद हमें शुद्ध निर्यात मिलता है, ये भी इसके अंदर ऐड होता है। इस प्रकार हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी GDP-MP हमें प्राप्त होता है। इसमें से GDP-MP मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देने पर हमें NDP-FC प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम GDP-MP के अंदर से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो NDP-FC मिल जाता है। और उसके बाद जब हम NDP-FC के अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है, हमारी राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट विधि है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। वह विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय में मापती है। यानी कि जब कई लोग उत्पादक जो होते हैं, कोई सामान रहती है उसको और इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐड करके उसके मूल्य में वृद्धि करते रहते हैं, और उसकी जो मूल्य वृद्धि की गई होती है उसको जब हम सभी मूल्य वृद्धि को ऐड कर देते हैं तो तब राष्ट्रीय आय निकाला जाती है। तो ऐसी विधि को मूल्य वृद्धि विधि या फिर उत्पादक विधि बोलते हैं। देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, यानी ये जो सभी क्षेत्र जो हैं हमारे, ये प्राथमिक क्षेत्र में इन सभी को जोड़ा जाता है। देखिए अभी कैसे, पहला पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी मूल्य वृद्धि की गई है उससे जोड़ा जाता है। और सेकंड में द्वितीय क्षेत्र में सभी उद्यमियों द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि, इसे भी द्वितीय क्षेत्र के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जाती है उसे भी जोड़ दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, इन तीनों क्षेत्र को जो है जो द्वारा की गई जो मूल्य वृद्धि है उन सभी को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन तीनों क्षेत्र के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ने पर हमें बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP-MP ज्ञात हो जाती है। यानी हम तीनों क्षेत्र द्वारा जो मूल्य वृद्धि की गई है उसे जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाता है, GDP-MP। और GDP-MP में जब हम मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो हमारा क्या NDP-FC ज्ञात हो जाता है। और NDP-FC के अंदर जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।